तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का सेशन नंबर 19 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, किस वंश ने प्राचीन भारत में गांधार कला का विकास किया। गांधार क्या था, तो एक प्रकार का कला जिससे मूर्ति, बेसिकली मूर्ति और मंदिरों का निर्माण होता था। अगर आपसे गांधार कला के बारे में ही सवाल किया जाए, जैसे बिहार एसआई के पीटी में पूछा हुआ था कि गांधार कला जो था किसका मिश्रण था, ठीक है, किसका मिश्रण था, तो आप इसको ग्रीक बौद्ध कला भी बोल सकते हो, ग्रीक बौद्ध कला, ठीक है। ग्रीक बौद्ध कला का ये क्या था, मिश्रण, जिसे हम लोग कहते थे गांधार कला, ठीक है। चलो अभी यहाँ से आपसे सवाल किया कि किस वंश के समय गांधार कला का काफी ज्यादा विकास हुआ था, तो ये हुआ था कुषाण वंश के टाइम में। किसके टाइम में, कुषाण के टाइम में। अब ये कुषाण वंश किस समय था, तो जैसा कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली हम लोग देखते हैं कि जैसे एक टाइम ऐसा आया था जिस समय भारत में मौर्योत्तर काल चल रहा था। मौर्योत्तर काल क्या कहना चाह रहा है, मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के बाद के काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं। इस समय क्या हुआ था ना कि भारत में दो तरह का शासक चल रहा था, एक चल रहा था देशी शासक और एक चल रहा था विदेशी। जैसे ही हमें पता चलता है कि भारत में कभी विदेशी शासक भी चल रहा था, इट मीन्स कि भारत के देशी शासक बहुत कमजोर हो चुके थे, उनका केंद्रीय सत्ता पर नियंत्रण नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि जो विदेशी कभी से पैसा लूटने के लिए भारत आया करता था, वो क्या करने लगा, भारत में शासन करने लगा। जैसे देखते हैं देशी में कौन कौन आ जाएगा, तो देशी में जैसे आप सुने होंगे शुंग वंश, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कण्व वंश, ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका सातवाहन वंश और लास्ट में आप देख सकते हो चेदी, या इसी को कहा जाता है महामेघवाहन वंश, ठीक है। ये सब आपके भारत में देशी शासक थे जो काफी कमजोर हो चुके थे, और इन्हीं के समकालीन विदेशी शासक भी चल रहे थे। विदेशी शासक में कौन कौन थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आपका हिंद यवन, ठीक है, हिंद यवन। दूसरा आप नाम जरूर सुने होंगे शक, इसी को कहा जाता है यूनानी लैंग्वेज में सीथियन, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा पहलव, ठीक है, पहलव, इसको भी कहा जाता है पार्थियन, ठीक है, यूनानी लैंग्वेज में। और चौथा हो जाएगा कुषाण। तो ये जो चार विदेशी लोग आए थे, चार विदेशी आक्रमणकारी आए थे, वो उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन रहा था, कुषाण, और सबसे ज्यादा फला फूला भी कौन था, तो ये भी हो जाएगा आपका कुषाण वंश, ठीक है। थोड़ा सा कुषाण वंश के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर बात करें कुषाण वंश के बारे में, इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। नाम से ही लग रहा है कि अपने भारत का ये नाम नहीं है। कुजुल कड़फिसेस किस जनजाति से था, तो यूची जनजाति से था, ठीक है, यूची जनजाति से, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी पेशावर, ठीक है। कहीं कहीं आपको पुरुषपुर लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। चलो कुजुल कड़फिसेस आप याद रखोगे कि कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। जैसे इसका एक और शासक था बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा शासक विम कड़फिसेस, ठीक है, विम कड़फिसेस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में सोने का सिक्का चलाए जाने का सारा क्रेडिट किसको जाता है, विम कड़फिसेस को। ये क्या किया था, ये सोने का सिक्का चलाया था, ठीक है, बहुत मात्रा में सोने का क्या चलाया था, तो कॉइन्स चलाया था विम कड़फिसेस। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा कुषाण वंश का शासक, तो ये हो जाएगा कौन, कनिष्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कहेगा कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा कनिष्क, ठीक है, ये था। इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, बौद्ध धर्म का अनुयायी, ठीक है। अगर आप बौद्ध धर्म पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी, जिसमें से चौथा नंबर का जो संगीति हुआ था वो किसके टाइम में हुआ था, तो कनिष्क के टाइम में। कब हुआ था, अगर आपसे टाइम पूछता है तो टाइम हो जाएगा प्रथम सदी में, ठीक है, प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में हुआ। कहाँ पर हुआ, ये भी सवाल करता है, तो स्थान में हो जाएगा कश्मीर, ठीक है। कभी कभी प्रॉपर जगह पूछ लेता है कश्मीर का, तो ये हो जाएगा कुंडलवन, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसमें शासक कौन चल रहा था, तो शासक कौन चल रहा था, शासक था आपका कनिष्क। चौथा क्या पूछेगा कि इस समय अध्यक्ष कौन था, तो आपको याद होना चाहिए कि चौथा बौद्ध संगीति में अध्यक्ष भी था और उपाध्यक्ष भी था। तो अध्यक्ष कौन था, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। अध्यक्ष था आपका वसुमित्र, ठीक है, अध्यक्ष था वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष था अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष।
अश्वघोष क्या था? उपाध्यक्ष था। आप एक चीज और याद रखोगे, अश्वघोष जो था ये पाटलिपुत्र में रहता था, मतलब अपने पटना वाले रीजन में। कनिष्क यहाँ पे आया था और पाटलिपुत्र में अटैक किया और अश्वघोष को और गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ सामानों को उठा करके कहाँ ले गया? तो पुरुषपुर ले गया, पाकिस्तान वाले रीजन में ले गया। तो आप इसका याद रखोगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण वंश। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? हम लोग को पता है कि हमारे ब्लड में, हमारा जो बॉडी में ब्लड होता है वो लगभग कितना होना चाहिए? तो बॉडी वेट का, ठीक है, बॉडी वेट का लगभग कितना होना चाहिए? तो बॉडी वेट का लगभग 7% होना चाहिए। और ब्लड में क्या होता है? बहुत कुछ होता है, जैसे देखो प्लाज्मा वाला हो जाएगा आपका, ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और आपका क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। तो इतने ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, सबका अलग अलग काम है। आरबीसी क्या करेगा? तो ये हीमोग्लोबिन का ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? तो हम लोग को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। प्लेटलेट्स क्या करेगा? तो प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हम लोग का मदद करता है। यहाँ पे आपसे सवाल किया है कि कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है। इट मीन्स कि हम लोग को क्या कर रहा है? हम लोग के बॉडी का रक्षा कर रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है। कौन बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है आपका सफेद रक्त कोशिका, है ना? कौन? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करें डब्ल्यूबीसी के बारे में तो इसको साइंस के लैंग्वेज में और क्या बोला जाता है? यहाँ पे देखते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। बहुत जगह सेल के जगह कॉर्पसल्स भी लिखा होता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी इसको कहा जाता है। अगर बात करें कि इसका निर्माण कहाँ होता है या फिर डेथ कहाँ होता है, तो देखिएगा सबसे पहले तो आते हैं निर्माण। निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण होता है येलो बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? तो हमारी लंबी लंबी हड्डियों के बीच एक बोन मैरो होता है, वहीं पे ब्लड का निर्माण होता है। इसका डेथ कहाँ होता है? तो डेथ होता है आपका कहाँ पे? तो ब्लड में, ठीक है, ब्लड में ही डेथ कहाँ होता है? तो ब्लड में ही। दूसरा, इसका लाइफ स्पैन पूछेगा। जैसे आप जानते हो कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन। उसके बाद वो स्प्लीन में या लीवर में जाके मर जाता है। वैसे ही लाइफ स्पैन इसका भी होता है कितने दिनों का? तो कहीं आप 2 से 4 डेज लिखा हुआ देखोगे और कहीं आप 12 से 20 दिन भी लिखा हुआ देखोगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि आरबीसी तो एक प्रकार का होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी बहुत प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग डब्ल्यूबीसी अलग अलग डेज में मरते हैं, ठीक है। तो आपका अलग अलग ऑप्शन आ सकता है, आप ऐसा देख सकते हो। चलिए, आपसे पूछेगा कि रीजनरेट कहाँ होता है? दोबारा कहाँ बनता है? ठीक है, जो मर जाता है वो दोबारा बनता कहाँ है? तो ब्लड में ही बनता है, ठीक है, ब्लड में ही। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब देखिएगा, डब्ल्यूबीसी को एक क्वेश्चन और बनेगा कि डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है? डब्ल्यूबीसी का शेप तो क्या होता है? अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन बोले तो अनिश्चित, कोई खास शेप नहीं होता है, या कभी कभी एक से कंपेयर कर देता है किससे? तो अमीबा से, ठीक है, अमीबा के शेप का होता है या फिर अनिश्चित आकार का होता है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है उसका। दूसरा, अब देखो आपसे पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को 2 भाग में बांटा गया। कितने कितने भाग में? तो एक हो जाएगा आपका ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट, ठीक है, एक होता है आपका अग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट, ठीक है। ग्रैनुलो मतलब क्या हो गया? कनिका, ठीक है, क्या हो गया? कनिका। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें कनिका होगा, ठीक है, कनिका मतलब खुरदरा होगा, और इसमें क्या होगा? इसमें कनिका नहीं होगा। इस आधार पर डब्ल्यूबीसी को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन से? तो ग्रैनुलोसाइट एंड अग्रैनुलोसाइट, ठीक है। अब देखो, आप ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन से आएंगे? तो ग्रैनुलोसाइट में आएंगे बेसोफिल, ठीक है, बेसोफिल, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका इशिनोफिल, इशिनोफिल। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। आप इतना याद रखोगे। ये हो गया आपका ग्रैनुलोसाइट मतलब कनिका में। दूसरा आपका हो जाएगा अग्रैनुलोसाइट। इसमें कितने पार्ट आएंगे? तो इसमें 2 पार्ट आएगा। कौन कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका मोनोसाइट्स, और एक हो जाएगा आपका क्या होगा? एक होगा आपका लिम्फोसाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। अब एक चीज आप देखो यहाँ पे, जैसे अगर आप इधर का थोड़ा सा नोटिस कर पा रहे हो, बेसोफिल
इशिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। मतलब बेसोफिल जो होता है आपका बेसिक नेचर का होता है, इशिनोफिल होगा आपका एसिडिक नेचर का होगा, एंड न्यूट्रोफिल क्या होगा, ये आपका न्यूट्रल होगा, जैसे हम लोग पीएच स्केल पे देखते हैं अलग अलग। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, जैसे अगर हम लोग लिम्फोसाइट लेते हैं तो कभी नाम सुने हो आप, टी लिम्फोसाइट, कभी नाम सुने हो ना। तो लिम्फोसाइट आपका दो प्रकार का होता है, कौन कौन, बी और टी। टी लिम्फोसाइट का नाम आप इसलिए सुने होंगे क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि जिस भी व्यक्ति को, जिस भी मनुष्य को एड्स हो जाता है, एड्स हो जाता है, उसका टी लिम्फोसाइट क्या होता है, खत्म हो जाता है। सबसे पहले टी लिम्फोसाइट ही खत्म करता है। और टी मतलब क्या होता है यहाँ पे, टी का मतलब होता है टारगेट। मतलब इस लिम्फोसाइट का काम क्या होता है कि जैसे ही अपने बॉडी में कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स आते हैं उसमें सबसे पहले अटैक कौन करेगा, तो टी लिम्फोसाइट। एड्स का वायरस मतलब एचआईवी वायरस क्या करेगा, सबसे पहले टी लिम्फोसाइट मींस टारगेट लिम्फोसाइट को ही खत्म कर देता है। इस वजह से जिस भी व्यक्ति को एड्स होते हैं उसका बॉडी बहुत ही मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो जाता है उसका। अब यहाँ पर देखिएगा और क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, आपसे पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा संख्या कौन से डब्ल्यूबीसी का होता है, सबसे ज्यादा संख्या, तो सबसे ज्यादा संख्या हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा संख्या, ठीक है, क्या किसका होता है, तो न्यूट्रोफिल का। और सबसे कम संख्या, ठीक है, सबसे कम संख्या किसका होता है, तो ये होता है आपका बेसोफिल का। ठीक है, आप इतना याद रखोगे कि सबसे कम संख्या किसका होता है, तो ये होता है आपका बेसोफिल का। एक क्वेश्चन और, जैसे हम लोग को पता है कि बेसोफिल जो है आपका ये हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन तथा हिपेरिन नाम का, हिस्टामिन तथा हिपेरिन नाम का दो सब्सटेंस बनाता है। हिपेरिन क्या करता है, तो बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है बॉडी के अंदर। हिस्टामिन क्या करता है कि जब भी हम वैसे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कुछ खाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, तो हम लोग को क्या होने लगता है, एलर्जी होने लगता है। एलर्जी कौन करवाता है, तो बेसोफिल करवाता है। बेसोफिल क्या सिक्रेट करता है, हिस्टामिन सिक्रेट करता है। और हिस्टामिन जैसे ही अपने बॉडी में सिक्रेट होने लगता है तो हम लोग को एलर्जी फील होने लगता है, खांसी सर्दी जुकाम इचिंग वगैरह कुछ भी होने लगता है। ठीक है, हिस्टामिन के वजह से, इट मीन्स कि हिस्टामिन हम लोग को फील करवा देता है कि वो इन्वायरमेंट या फिर वो चीज जो हम खाए हैं वो अपने बॉडी के लिए सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप तैयार रखोगे, काफी फैक्ट हम लोग इसमें देख लिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हौज ए सुल्तानी डॉट डॉट है। हौज ए सुल्तानी क्या है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कि हौज ए सुल्तानी क्या है, तो यह एक बड़ा जलाशय है। ठीक है, हौज ए सुल्तानी क्या है, एक बड़ा जलाशय है। आप नाम से पकड़ पा रहे हो कि मुस्लिम वर्ड है, इट मीन्स कि किसी मुस्लिम शासक के द्वारा ही बनवाया गया होगा। तो आइए देखते हैं कि किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये बनवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, चलिए अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो आप इल्तुतमिश का नाम जरूर सुने होंगे। ये किस वंश का था, तो ये खुद था शमसी वंश का। ठीक है, शमसी वंश का। किस वंश का वास्तविक संस्थापक था, नोटिस करिएगा, वास्तविक संस्थापक किस वंश का था, तो गुलाम वंश का। ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश को ही कौन सा वंश कहते हैं, मामलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है, इसी को एक और वंश भी कहते हैं, दास वंश। ठीक है, तो आप इतना याद रखोगे, गुलाम वंश का ये वास्तविक संस्थापक था, ना कि संस्थापक था। संस्थापक कौन था, अगर आपसे पूछता है कि इसका संस्थापक कौन था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका किसका गुलाम था, तो ये था आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे आते हैं, इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इसी की बेटी कौन थी, इसी की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान जो भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी, भारत की पहली मुस्लिम शासिका, मुस्लिम ऐड कर रहे हैं, इट मींस कि पहले भी कोई शासिका रही थी तो जी रही थी रानी दिद्दा, भारत की पहली महिला शासिका थी और पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। अगर बात करें इल्तुतमिश के बारे में, बहुत सारा काम करवाया था ये, जैसे कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, ना कि शुरू करवाया था,
पूरा करवाया था। तो शुरू कौन करवाया था? तो शुरू यही भाई साहब करवाए थे। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसके बारे में। ये अपने टाइम में चांदी का टक्का, ठीक है, तथा तांबा का जीतल, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तांबा का जीतल जो था ये सिक्का चालू करवाया था। ठीक है, सिक्का चालू करवाया था। और देख सकते हैं इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था चालू कौन करवाया था? तो इल्तुतमिश करवाया था। इक्ता व्यवस्था क्या होता था? तो इक्ता व्यवस्था होता था कि वेतन के बदले, है ना, मतलब वेतन के बदले जमीन, वेतन के बदले जमीन कौन देने का प्रथा चालू करवाया? इल्तुतमिश। और इसी को कौन सा व्यवस्था कहा जाता था? तो इसी को कहा जाता था आपका इक्ता व्यवस्था। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। शमसी वंश का था, ये खुद शमसी वंश का था, ठीक है, लेकिन गुलाम वंश का ये वास्तविक संस्थापक था। कहा जाता था कि इसके टाइम में अगर आपको न्याय चाहिए था तो ये एक न्याय का घंटा भी बनवाया था। ठीक है, न्याय का घंटा या घंटी, ठीक है, न्याय का घंटा। और जिसको भी न्याय चाहिए होता, जिसके साथ अन्याय हो रहा है अगर समाज में, तो क्या करना था, उसको रेड रेड कपड़ा पहन के एंड फ्राइडे के दिन जाकर के ये घंटा बजाना होता था। ठीक है, और फिर उसके लिए थोड़ा सा काम देख किया रहता था कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब याद रखिएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिएगा, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आत्मसम्मान आंदोलन 1925 तमिलनाडु वाला रीजन। ठीक है, चलिए कहाँ पे? तो 1925 में। ठीक है, तमिलनाडु वाले रीजन में हुआ था। तमिलनाडु किसके लिए हुआ था? तो जाहिर सी बात है कि हमेशा से हमेशा इन्हीं लोगों के साथ बुरा हुआ है, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं। ठीक है, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान, ठीक है, महिलाओं के उत्थान के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो हुआ था आपका आत्मसम्मान आंदोलन। किसके द्वारा? तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा ये आंदोलन आपका 1925 ईस्वी में। और कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था तमिलनाडु में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे ज्योतिबा फुले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज है आपका 3 जनवरी। ठीक है, वैसे ये वीडियो अगले दिन अपलोड होगा। 3 जनवरी आज के दिन सावित्री बाई फुले, ठीक है, इनकी पत्नी, इनका दिन था। और सावित्री बाई फुले जो है ये भारत की पहली महिला शिक्षिका रही थी। ठीक है, जिसमें स्कूल कॉलेजेस नहीं होते थे, महिलाओं को पढ़ाने का जो जिम्मा था ये कौन लिया था? इनकी पत्नी सावित्री बाई फुले। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जैसे ज्योतिबा फुले के बारे में बात करें तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करवाई थी। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कब करवाए थे। ठीक है, कभी कभी डेट भी आपका पूछ लेता है, तो डेट में हो जाएगा 24 सितंबर 1873, याद रखिएगा। और पहली महिला शिक्षिका कौन रही थी? तो इनकी पत्नी सावित्री बाई फुले। जैसे अगर महात्मा गांधी को हम लोग उठाते हैं तो इनके द्वारा तो बहुत सारा आंदोलन किया गया था। जैसे अगर देखें तो देखिएगा चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917। ठीक है, खेड़ा आंदोलन, ठीक है, ये कब हुआ? 1918। ठीक है, अहमदाबाद मील हड़ताल कब हुआ था? 1918। ठीक है, 1920 में भी कुछ हुआ था। 1920 में क्या हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। जैसे 6 अप्रैल 1930 को आपका क्या स्टार्ट हुआ था? 1930 में ही हुआ था ना। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कोसी नदी का पुराना नाम क्या है? अभी रिसेंटली बिहार दरोगा में कोसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर बात करें कोसी नदी के बारे में तो इसको कौन सा संज्ञा दिया जाता है? तो बिहार का शोक। ठीक है, वैसे कोसी ऐसे नहीं होगा, कोसी में आपका दंड सा आएगा। ठीक है, इस टाइप से कोसी नदी, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी बरसात का मौसम आता है तो इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है और उससे क्या होता है कि बिहार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। इसका पुराना नाम आपसे पूछ रहा है तो पुराना नाम क्या है इसका? कौशिकी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? कौशिकी। क्वेश्चन बिहार दरोगा में इस बार, ठीक है, कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था कि कोसी नदी बिहार में कहां पर से मिलती है? तो आप याद रखिएगा कटिहार जिले। ठीक है, कटिहार जिले, देखो क्वेश्चन कितना अंदर से पूछा हुआ था। कटिहार जिले के पास एक जगह है, कटिहार जिले की
कुर्सेला से, ठीक है। और यही वर्ड आपका एग्जाम में पूछा हुआ था। कोसी नदी जो है आपका कटिहार जिले के कुर्सेला के पास से मिलती है, ठीक है, पास से गंगा में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? गंगा में। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कोसी भी किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी गंगा की सहायक नदी, ठीक है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो 260 किलोमीटर, ठीक है, 260 किलोमीटर। और इसका पुराना नाम क्या था? कोशिकी। और इसकी भी सहायक नदी है, कितनी है? तो ये है 7 सहायक नदी, ठीक है। चलिए, 7 सहायक नदी इसकी भी है, इसलिए इसको सप्तवर्षिकी भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे कोशी को सप्तवर्षिकी भी कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, लेटेराइट मृदा आयरन और डॉट डॉट से भरपूर होता है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में आप सुने होंगे, काजू वगैरह के लिए लेटेराइट मिट्टी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साउथ के रीजन में ये मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। देखते हैं क्या बोल रहा है कि जो लेटेराइट मिट्टी होता है इसमें आयरन पाया जाता है, ठीक है। और साथ में और भी क्या पाया जाता है? तो साथ में हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। सबसे पहले तो आइएगा कि जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी ये किस वाले रीजन में ज्यादा होता है? तो ये इसको बहुत ज्यादा होने के लिए उच्च तापमान चाहिए होता है। उच्च तापमान तथा भारी वर्षा जहां पर ये होगा वहीं पर ये मिट्टी ज्यादा उत्पादित होता है, ठीक है। दूसरा चीज आइएगा कि लेटेराइट वर्ड कहाँ से आया है? तो ये आया है आपका लेटर से। और इस लेटर का अर्थ क्या होता है? इस लेटर का मतलब होता है ईंट, ठीक है, ईंट। ये जो है आपका मेनली देखिएगा, इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा भरपूर खनिज होता है? तो आयरन होता है और एल्यूमिनियम होता है। कभी कभी पूछ लेगा कि क्या नहीं होता है, तो देख लीजिएगा, नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, ठीक है, कैल्शियम की बहुत कमी होती है, इन सारी मिट्टियों में कैल्शियम की बहुत कमी होती है। दूसरा आपसे सवाल करेगा कि किस रीजन में ज्यादा पाया जाता है? तो साउथ वाले रीजन में, ठीक है, साउथ वाले रीजन में ये मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बहुत ज्यादा में मतलब हम लोग देख सकते हैं कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। इस सब एरिया में आपका क्या होता है कि साउथ वाले स्टेट में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। दूसरा देखो, इस बार एक और क्वेश्चन बिहार दरोगा में बना हुआ था, पूछा हुआ था कि आपका पुरानी खादर मिट्टी, ठीक है, पुरानी खादर मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, खादर मिट्टी दो तरीके का होता है, एक पुरानी होता है और एक नई होता है, ठीक है, नई खादर मिट्टी। एक सेकेंड, पुरानी खादर नहीं होगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगा। देखिएगा, जैसे देखिएगा, एक होता है आपका जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांटा जाता है। अब दो भाग में बांटने का मतलब क्या? आदमी इसको समझाने के लिए बांट दिया कि मिट्टी यूज होते जा रहा है वो पुराना हो गया, और फिर जो नया बनते जा रहा है वो नया होते जा रहा है। तो आपसे पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी दो तरीके का होता है, ठीक है, जलोढ़ एक होता है आपका पुरानी और एक होता है नई। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार दरोगा में कि आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी के लिए देखिए आप कैसे याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, खान बापू, ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसे याद रहेगा। खा से हो गया यहाँ पे खादर, ठीक है, खा हो गया यहाँ पे खादर, और न से हो गया नई। मतलब जो नई जलोढ़ मिट्टी हुआ उसको खादर कहेंगे, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हुआ उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं बांगड़, ठीक है। और इसे क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? तो बांगड़ कहेंगे, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? खादर कहेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिएगा 7 क्या बोल रहा है आपका, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से मतलब जिसे नेक्ड आई से देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्षुद्र ग्रह क्या है। जैसा कि जब हम लोग का ग्रह का निर्माण हुआ था उस समय, जिस समय ग्रह का निर्माण हुआ था उस समय बहुत छोटे छोटे से टुकड़े भी बचे थे जो ग्रह की तरह प्रॉपर शेप तो नहीं ले पाए, लेकिन हाँ अभी भी सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड, और हिंदी में क्षुद्र ग्रह। आपसे क्वेश्चन किया कि एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नेक्ड आई से आदमी देख सकता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फोर्बिस्टा, ठीक है, फोर्बिस्टा। आपसे क्षुद्र ग्रह का अगर परिभाषा पूछ लेगा तो आप यही बताओगे कि जब आपका ग्रह वगैरह का निर्माण हुआ था, जिस विस्फोट से हुआ था, तो उस विस्फोट के बाद कुछ कुछ छोटे मोटे चट्टान बच गए थे, और वो आज भी सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं सौर मंडल में, इसलिए इनको सौर मंडल का ही आपका मेंबर माना जाता है। कुछ कुछ क्षुद्र ग्रह ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े हैं, मतलब ग्रह वगैरह से भी बड़े हैं, ठीक है। फोर्बिस्टा जो है ये आपका एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नेक्ड आई से देखा जा सकता है। आपसे ज्यादा पूछेगा कि किस दो ग्रहों के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो आप याद रखोगे कि मंगल और बृहस्पति
के बीच में क्या है, तो ये आपका क्षुद्र ग्रह की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब मेनली यही एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये हो गया। जैसे अगर आप हेली देख पा रहे हो, तो हेली क्या है, तो ये भी एक सौर मंडल का ही भाग है। हेली क्या है, तो ये है आपका धूमकेतु। ठीक है, और ये इसके पहले, ठीक है, ये 76 ईयर्स के बाद ये दिखता है। ठीक है, इसका जो परिक्रमण काल है 76 वर्ष का है, और प्रत्येक 76 वर्ष के बाद ये हेली धूमकेतु दिखता है। इसके पहले कब दिखा था, 1986 में। तो अब कब दिखेगा, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 2062। तो नेक्स्ट टाइम अब हेली धूमकेतु कब दिखेगा, तो ये दिखेगा 2062 में, क्योंकि इसका परिक्रमण काल कितना है, 76 वर्ष। जैसे अगर आप देखते हो लिब्निटीज, तो क्या है ये लिब्निटीज, तो ये चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा पर सर्वोच्च पर्वत है। सर्वोच्च मतलब क्या, कि सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, लिब्निटीज पर्वत। ये भी आप याद रखोगे। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और लोनार क्वेश्चन आप लोग के लिए है। चलिए बताइएगा कि लोनार क्या है। आपको ये भी बताया गया कि लोनार जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन लोनार है क्या, आप ये बताइएगा। ठीक है, कि लोनार क्या है, इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग टाइप से इसका निर्माण हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 8 में। देखिएगा 8 क्या बोल रहा है, गामा किरण की खोज किसने की थी। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते रहते हैं, और इसको आदमी क्या करता है, नेग्लेक्ट कर देता है। गामा किरण, इसकी खोज कौन किया था, तो इसका खोज किया था पॉल विलार्ड ने। कौन किया था, पॉल विलार्ड। ठीक है, जैसे अगर आप देखते हो कि जो आपका दीर्घ रेडियो तरंग है, ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग, इसका खोज कौन किया था, तो इसका खोज कौन किया था, आपका मार्कोनी। ठीक है, कौन किया था, मार्कोनी। जैसे दीर्घ रेडियो के तरंग के बारे में पूछा, वैसे लघु रेडियो तरंग, और लघु वाला रिसेंटली एग्जाम में पूछा हुआ है। लघु रेडियो तरंग की खोज कौन किया था, तो ये किया था हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन बनता है ना कि ये जो आपका एक्सरे किरण, हाँ, एक्स किरण का खोज कौन किया था, ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा, रोंटजन। रोंटजन। वैसे ही यहाँ पे आपसे सवाल किया था कि जो आपका गामा किरण का खोज कौन किया था, तो ये किया था पॉल विलार्ड। बात करें न्यूटन के बारे में, तो इसका गति का नियम आया था, कब आया था, 1687 ईस्वी में। किस बुक में पब्लिश हुआ था, तो प्रिंसिपिया नामक बुक में। ठीक है, प्रिंसिपिया नामक बुक में न्यूटन का थर्ड लॉ, मतलब तीनों लॉ क्या हुआ था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिएगा, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है। ध्वनि क्या है, सबसे पहला सवाल तो यही करेगा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बिहार दरोगा में बना हुआ है। इस बार सवाल करेगा आपसे ध्वनि तरंग। ठीक है, अगर बहुत इजी एग्जाम होगा, मतलब अगर लो लेवल का एग्जाम है तो ज्यादा डिटेल नहीं पूछता है। क्या पूछेगा कि ध्वनि कैसा तरंग है, तो ध्वनि जो है आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, कैसा तरंग है, तो ध्वनि जो है आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, लगे के साथ हम लोग प्रकाश वाला भी देख लेते हैं। आपसे पूछेगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो आप बताओगे कि प्रकाश जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग है ना, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, ध्वनि जो है ये आपका कंपन से सिक्रेट होता है। ठीक है, ध्वनि जो है आपका कंपन से बनेगा। अगर कंपन नहीं होगा तो ध्वनि नहीं दिखेगा, मतलब ध्वनि फील नहीं होगा, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि निर्वात। ठीक है, निर्वात, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है वैक्यूम। वैक्यूम में जो है आपका ध्वनि जो है आपको नहीं सुनाई देगा, वहां पे आपका ध्वनि तरंग जो है विचरण नहीं कर सकता है। कहाँ पे, वैक्यूम में, निर्वात में। निर्वात क्या होता है, जहाँ पे कोई भी गैस नहीं हो, कोई भी हवा नहीं हो, वहां पे आपको ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है। तो देखिएगा, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका चाल भी बदल जाएगा और तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, नॉर्मली वायु में जो ध्वनि है ये किस स्पीड से चलता है, तो देखिएगा वायु में चलता है आपका 332 मीटर प्रति सेकेंड। कभी कभी एग्जाम में बस यही सब पूछ लेगा कि वायु में ध्वनि का चाल कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे जल में पूछ लेगा कि जल में वायु जो है, जल में ध्वनि जो है कितने स्पीड से चलती है, तो ये हो जाएगा आपका लगभग में लेके चलिएगा 1483 मीटर प्रति सेकेंड। एक और, ये तीनों के बारे में मैक्सिमम टाइम पूछा गया एग्जाम में, एक लोहा का पूछता है
कि लोहा, आप देखो लोहा में ज्यादा आवाज करेगा, लोहा में कितना है, तो लोहा में होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज, अगर आप इस ऑप्शन को देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो चीज जितना कठोर होता है, जितना हार्ड होता है, वहां पे स्पीड क्या होते जाता है, उतना ही ज्यादा बढ़ते जाता है। ऑप्शन में आपको फंसाने के लिए वैसे दे सकता है, लकड़ी दे देगा, वायु दे देगा, लोहा दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से किस चीज पर ध्वनि का चाल जो है ज्यादा तेज रहेगा। तो जो जितना ठोस माध्यम में जाते जा रहा है स्पीड बढ़ते जाएगा, जितना लो माध्यम में आएगा स्पीड क्या होगा, कम होगा। चलिए 9 हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा 10 क्या बोल रहा है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बनते रहता है, आपसे पूछेगा आसियान की स्थापना कब हुई, सार्क की स्थापना कब हुई। वैसे ही एक हो गया आपका एक यूनिटी हो गया, एक संगठन हो गया जिसका नाम क्या है, बिम्स्टेक। तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में। आपसे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे सवाल करेगा कि बिम्स्टेक की स्थापना किस घोषणा के बाद हुई। तो ये हुआ आपका बैंकॉक घोषणा। ठीक है, बैंकॉक घोषणा के बाद किसकी स्थापना हुई थी, तो यह स्थापना हुआ था बिम्स्टेक का। अगर आपसे डेट पूछ लेता है तो आप डेट बताओगे 6 जून 1997। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो मतलब समझ में आएगा कि किस लिए बनाया गया। देखिएगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, जैसे हम लोग को पता है कि ये अपना भारत रहा, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, एंड दिस इज इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल, ठीक है, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, मतलब बे ऑफ बंगाल के आसपास का जितना भी कंट्री है, इन लोग के बीच क्या हो पाए, तो व्यापार की सुविधा बढ़े। ठीक है, थोड़ा टैक्स वगैरह कम लगे, आने जाने का सुविधा बढ़े, इसलिए किसका स्थापना किया गया, बिम्स्टेक का। ठीक है, आपसे इसमें पूछ लेगा कि कितने मेंबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि आसपास के मेंबर होंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना इंडिया। ठीक है, इंडिया, इसी के अंदर कौन सा हो जाएगा, तो नेपाल हो जाएगा। ठीक है, भूटान हो जाएगा, भूटान नीचे में भी ले लेते हैं। ठीक है, कौन हो जाएगा, श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, और एक हो जाएगा आपका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। तो इतने सारे कंट्री कहाँ है, बिम्स्टेक में है, और इतने सारे कंट्री का क्या होते रहता है, व्यापार होते रहता है, सुविधा आदमी बना करके रखता है। सबसे पहले हो गया अपना इंडिया, इंडिया में ही आपको दिख जाएगा नेपाल, दिख जाएगा भूटान, दिख जाएगा, और फिर आपका श्रीलंका नीचे में हो गया, यहाँ पे आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार से भी अपने भारत का सीमा सटता है, और फिर हो जाएगा आपका एक क्या, थाईलैंड। ठीक है, और इनका पर्पस क्या था, तो इनका पर्पस था आपका ताकि इन लोग के पेश व्यापार का सुविधा बढ़ा हो रहे। ठीक है, सही से चलते रहे। आंसर क्या हो जाएगा, 1997। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।